नमस्कार दोस्तों, मैं रियल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जीएस कुमावत आपके लिए लेके आया हूँ 10 मैथ्स की प्रश्नावली एक के सभी उदाहरण। और इनको एक एक अपन बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो देखते हैं आज अपना पहला उदाहरण प्रश्नावली 1.1 का और प्रश्नावली 1 का। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं शून्य पर समाप्त होती है। कुछ उदाहरण देके आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ आपके पास 25, 30, 45, 50, जैसे 60। अब देखो इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 × 5, और 30 के हो जाएंगे 2 × 3 × 5, 45 के हो जाएंगे 3 × 3 × 5, और 50 के हो जाएंगे अपने पास 2 × 5 × 5, और 60 के हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 5। अब देखो, एक चीज़ नोटिस करो इसमें। आप कौन सी चीज़ नोटिस करेंगे बेटा? कि देखो यहाँ पे अपने पास कि उन्हीं संख्याओं का इकाई अंक शून्य है जिन संख्याओं में कम से कम एक युग्म किसका बन रहा हो, 2 × 5 का। अगर युग्म नहीं बन रहा हो तो वह इकाई अंक पे समाप्त नहीं हो रहा है। देखो जैसे 5, यहाँ पे 5, और अब देखो जहाँ जहाँ पे इकाई अंक 0 है वहाँ पे देखो ये युग्म बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे युग्म बन रहा है क्या? नहीं। तो जिन संख्याओं का अब गुणनखंड करें तो उनका अगर अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में आ जाए, कम से कम एक युग्म क्या प्राप्त हो जाए, 2 की घात n × 5 की घात m का। तो अपन कह सकते हैं कि वह संख्याएं या उन संख्याओं का इकाई अंक, उन संख्याओं का इकाई अंक किस पर समाप्त होगा? 0 पर। तो देखो यहाँ पे यही बोल रहा है ये कि क्या 4 की घात n, और n क्या है, कौन सी संख्या है बेटा? प्राकृत संख्या। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। या अपन कह सकते हैं कि वह संख्या जो काउंटिंग के लिए यूज ली जाती है, कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। चलो रखे देख लेते हैं। जैसे अपन थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक्सप्लेन। 4 की घात n, 4 की घात n। तो देखो यहाँ से, या फिर यहीं देख लेते हैं अपन। जैसे हल लगाया मैंने, कुछ संख्याएं लेके देख लेते हैं। 4 की घात n, n की जगह पर प्राकृत संख्याएं रख देते हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 क्या रख सकते हैं? अनंत। तो देखो जब मैंने एक n की जगह क्या लिया? 1, तो 4 की घात 1 कितना आ गया? 4। और 4 की घात 2 कितना हो गया? 16। 4 की घात 3 कितना आ गया अपने पास? 64। अब देखो यहाँ से ऐसे चलते रहेंगे। या फिर अपन कह सकते हैं जब इसके अभाज्य गुणनखंड करें अपन, तो क्या कर सकते हैं? 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 की घात क्या हो जाएगा? n। तो अपन कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनका कोई भी अभाज्य गुणनखंड करने पर इनका युग्म कैसा प्राप्त नहीं हो रहा? 2 की घात n × 5 की घात m का प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखो अपन कह सकते हैं अतः अतः 4 की घात n, 4 की घात n का अंक किस पे समाप्त नहीं हो सकता बेटा? शून्य पर। शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं कोई भी संख्या, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त 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 होने के लिए, समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए कम से कम, कम से कम, कम से कम उनके अभाज्य
अभाज्य गुणनखंडों का एक युग्म 2 की घात n इंटू 5 की घात m का हो। अतः ये क्या नहीं हो सकती अपने, इसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, और इसको अपन मोस्ट लगा सकते हैं बेटा, एक अंक के लिए मोस्ट एक अंक, क्योंकि इस प्रश्नावली में है ही क्या, एक तो अपने पास अपरिमेय संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, और एक अपने को क्या आना चाहिए इस प्रश्नावली में, एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना। और कौन सी विधि से, ये भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, संख्याएं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि का नाम लिया है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं आता है तो ऐसे टेबल बना के कर दो। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2, 2 के बाद कौन सी होती है, 3, 3 के बाद कौन सी होती है, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद कौन सी होती है, 11, 11 के बाद कौन सी है, 13। तो ऐसे चलती रहेगी। तो देखो यहाँ से, तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, कितनी टाइम जा रहा है, 3 बार। फिर किसका, कितने, 3 का 1 बार। तो 6 की अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 1, 3 की घात 1। तो यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, अब किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा अपन, किसके करेंगे, 20 के अभाज्य गुणनखंड करे अपन ने। तो देखो ये 20 में किसका भाग दिया, 2 का, कितनी बार, 10 बार। फिर 2 का कितनी बार, 5 बार। अब 3 का भाग जा रहा है क्या, 5 नहीं, क्यों, क्योंकि 5 कौन सी, स्वयं कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या में किसका भाग जाता है, 5 का। तो 5 में 5 का भाग कितनी बार, 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बेटा, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। अब इनका सर्वप्रथम क्या निकालना है अपने को, जैसे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लेते हैं बेटा, सार्वभाज्य गुणनखंड। और सार्वभाज्य गुणनखंड में भी उस अभाज्य गुणनखंड को चुनते हैं अपन जिसकी घात क्या होती है दोनों में न्यूनतम, या जिन संख्याओं में क्या होती है, न्यूनतम। तो देखो यहाँ से इन दोनों में अपन देखते हैं, ओनली सार्वभाज्य गुणनखंड क्या है, 2, और 2 की न्यूनतम घात क्या आ रही है दोनों में, 1। तो बताओ इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2। अब इनका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या लेंगे अपन, सभी अभाज्य गुणनखंड, सभी क्या लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और सभी अभाज्य गुणनखंड लेने के बाद भी, सभी अभाज्य गुणनखंड भी लेने के बाद भी उन अभाज्य गुणनखंडों का चयन करेंगे, उन कॉमन अभाज्य गुणनखंड का चयन करेंगे जिनमें घात क्या हो, अधिकतम। तो ये विधि होती है अपनी कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। देखो गणित में बार बार बोलता हूँ बेटा, गणित बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, और एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं कह सकते इसको। लेकिन गणित में क्या, बेसिक जानकारी होना चाहिए, एक आपका लगातार रिवीजन होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको गणित नहीं आएगी बेटा, सीधी सी बात है। तो देखो एक तो है ना, तो यहाँ पे अपन क्या निकाल रहे हैं बेटा, एलसीएम। मिलेगा तो भी लेंगे, नहीं मिलेगा तो भी लेंगे, और मिलेगा जिसकी भी कौन सी घात लेंगे, बड़ी घात। तो कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं इसमें, एक तो 2, एक 3, और एक कौन सा आ रहा है, 5। अब इसमें सबसे पहले आप 2 की बड़ी घात देखो किस में आ रही है, इसमें आ रही है यहाँ पे, तो ले लो। 3 की घात 1 ही आ रही है, 1। 5 की कितनी आ रही है, 1। अब 2 की घात 2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्योंकि 2 को 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि 2 की घात क्या लगा हुआ है, 2। और 3 को एक बार ही क्यों लिखा, क्योंकि घात कितनी आ रही है, 1। और 5 को एक बार कितनी क्यों लिखा, क्योंकि 5 की घात क्या आ रही है, 1। अब 3 सबको गुणा करके लिख दो, 5 3 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो अपने पास सतह लगा के लिख सकते हैं। अतः एस से बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2, और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 60। लेकिन बाय द वे मान लो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ जाए, किस में आ जाए बेटा, एमसीक्यू में। एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बेटा देखो इतना सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फिर वहाँ पे है ना अपनी रामबाण विधि लगा सकते हैं, रामबाण विधि लगा सकते हैं जो अपन छोटी क्लासों में करते थे। बहुत अच्छी शानदार ट्रिक है। और देखो जिन संख्याओं का आपने को क्या निकालना हो, एचसीएफ तथा एलसीएम, उनको लिख लो। अब देखो उनको लिखने के बाद, अब सबसे पहले जिन अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है उसका भाग लगाओ सबसे छोटी से छोटी से। तो देखो यहाँ 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार भाग गया, 3 बार। फिर इसमें कितनी बार गया बेटा, 10 बार। अब दोनों में जा रहा है ना तो राइट लगा दो यहाँ पे। अब किसका जा रहा है, फिर 2, जहां तक भाग लगाओ कोई सी भी संख्या में जाए उसी अभेद्य संख्या का भाग लगाते जाओ। अब 2 का भाग 3 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, वैसा का वैसा उतार दो इसको। तो 10 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 5 बार। अब बताओ
दोनों संख्याओं में 2 का भाग गया क्या? नहीं, इस पे राइट मत लगाओ। अब 3, अब देखो दोनों अभाज्य संख्या हो गई ना, तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या? 3, 3 का इसमें जा रहा है एक बार, इसमें जा रहा है क्या? नहीं। अब देखो यहाँ से 5, 5 का कितनी बार? एक बार। तो ये कंप्लीट अपने पास किसके रूप में तोड़ दिया अपन ने? अभाज्य संख्याओं का क्या लगा दिया इसमें? विभाजित कर दिया। अब अपने को जैसे क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है। अब ये देखो, ये रामबाण विधि है ना। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, जब आपके पास एमसीक्यू आ जाए जब आप कर सकते हो, क्योंकि 10th का मैटर है बेटा, और 10th क्लास में अपन अपने को नंबर कम मिलेंगे जब अपन एक्सप्लेनेशन अच्छा करेंगे। आता सभी को, लेकिन कौन किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो देखो यहाँ से, तो जिस पे राइट लगा रहा है ना, जो राइट लगा हुआ है उसको तो एचसीएफ ले लो। तो ये ओनली राइट एक पे लगा हुआ है, तो एचसीएफ तो क्या हो गया? 2। अब एलसीएम की बात करें, जिन जिनका अपन ने अभाज्य गुणनखंड का भाग दिया है उनको क्या ले लो? एलसीएम। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या ले लिया? 5, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो एलसीएम क्या निकल के आ गया बेटा? 60। देखो चेक कर लो ये आ रहा है क्या। तो ये विधि जब भी लगानी है जब आपको किस क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, एमसीक्यू, या अपन चेक करने के लिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। उदाहरण नंबर 3 में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा छिन्न में और 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं कि एलसीएम, एचसीएम निकालने के बाद, एचसीएम निकालने के बाद एचसीएफ की सहायता से, किसकी सहायता से बेटा? एचसीएफ की सहायता से, एचसीएफ की सहायता से क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपने को? एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं है, अभाज्य गुणनखंड विधि का नाम ले रखा है, तो सबसे पहले तो इन संख्याओं के क्या करो? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे बेटा? अभाज्य गुणनखंड। तो छिन्न में के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और फिर किसके करेंगे? 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले छिन्न में देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा? जा रहा है सर। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या आ रहा है? 6, और 6 किसके पहाड़े में आता है? 2 के में। तो 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 48 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा बेटा? 24 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब 3 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं। 3 तो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में किसका भाग जाता है? अभाज्य संख्या का। आ गया एक। अब देखो यहाँ से, तो छिन्न में के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बेटा? बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ, जो अपन ने छिन्न में के अभाज्य गुणनखंड करे तो अपने को कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड मिले? 2 और 3। लेकिन यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं, 2 कितनी बार मिला अपने को? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 2 की घात क्या लगा दो? 5। और 3 कितनी बार मिला? एक बार। तो छिन्न में के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बेटा? 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1। अब इसी प्रकार किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन? 404 के। तो 404 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड करे, तो 2 कितनी बार? 202। फिर 2 कितनी बार? 101 बार। अब 101 कौन सी संख्या है बेटा? याद रखना, अभाज्य संख्या। तो किसका भाग? ये 101 में कितनी बार? एक बार। तो ये 404 के क्या हो गए अपने पास? अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे पहले तो बताओ, 404 के जब अपन ने अभाज्य गुणनखंड करे तो कौन कौन से अभाज्य गुणनखंडों का भाग गया? 2 का और 101 का। तो अपन लिख देंगे 2 इंटू 101। लेकिन 2 का कितनी बार गया? 2 बार। और 101 का कितनी बार गया? एक बार। अब अपने को क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है बेटा? सार्व अभाज्य गुणन, सार्व अभाज्य गुणनखंड, सार्व अभाज्य गुणनखंड। अब सार्व अभाज्य गुणनखंड में भी उस अभाज्य गुणनखंड को चयन करते हैं जिनकी घात क्या होनी चाहिए? न्यूनतम घात। क्या होनी चाहिए बेटा? न्यूनतम घात। तो देखो यहाँ से, तो कैसे चूज करेंगे अपन? इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था बेटा। प्रैक्टिस करो, नहीं आता तो बार बार देखो, बार बार रिवीजन करो, बार बार, एक बार देख के करो, फिर बिना देखे करो, फिर देख के करो, फिर बिना देखे करो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने को असंभव हो। सब संभव है, लेकिन कब संभव है? जब अपन इसका क्या करें? प्रैक्टिस करें। बार बार वीडियो को देखो, बार बार करो, कहाँ गलती कर रहे हैं फिर देखो, नहीं आए तो फिर करो। तो देखो यहाँ से, तो एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ में देखो सार्वभाज्य गुणनखंड, देखो 2 आ रहा है ना। अब 2 को भी चूज कर लो, और तो नहीं आ रहा। 2 के भी न्यूनतम घात 2, सही है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2, 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 कितना होता है बेटा? 4। तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया? 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा? एलसीएम भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे थोड़ी सी हेल्प करवा रहा है। एलसीएम निकालने के बाद एचसीएफ की सहायता से क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम। तो अपने को एक रिलेशन याद होना चाहिए कि
दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम उन संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो अपन याद रख सकते हैं चूंकि, क्योंकि क्या याद रख सकते हो, चूंकि में ए इंटू बी, मतलब प्रथम संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या याद रख सकते हो, एलसीएम बराबर क्या याद रख सकते हो, एचसीएफ। क्या याद रख सकते हो, एचसीएफ। अब देखो यहाँ से अपन बात करते हैं, जैसे अब देखो इस जो संबंध होता है, इस ये संबंध दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के बराबर होता है। और इसमें कितनी राशियां होती है बेटा, चार राशियां। आपको इसमें से कोई भी तीन राशियां देगा और एक अज्ञात राशि देगा। और मैं तो यूं कहता हूं कि अज्ञात राशि को ऑलमोस्ट बराबर के पहले रखने की कोशिश करो, जो कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं आए आपके। तो देखो यहाँ से, तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना था, एलसीएम। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या लिख सकते हो, ए इंटू बी। अब इस वैल्यू इसमें आप क्या करो, वैल्यू पुट आउट करो। एलसीएम का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो ये क्या लिख लिया मैंने, एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान कितना आया, चार बराबर, चार बराबर। अब ए प्रथम संख्या कितनी है बेटा, 96, और दूसरी संख्या कितनी है, 404। अब देखो यहाँ से, तो एलसीएम बराबर 96 इंटू 404 बटा क्या लिख सकते हो, चार। अब क्या करो आप, 404 में भाग लगाओ चार का, तो कितनी बार भाग जाएगा बेटा, 96 इंटू ये 404 में चार का भाग गया तो कितनी बार, 101 बार। अब 101 को किससे गुणा कर दो, 96 से। तो बताओ एलसीएम क्या निकल के आ गया बेटा, 96, 96 आया समझ में, थोड़ा थोड़ा। देखो प्रैक्टिस करो बेटा, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करो। अपने पास साल भर है, साल भर में कम से कम एक प्रश्नावली का रिवीजन कम से कम 20 से 25 बार हो जाना चाहिए। और आप फिर कहना कि सर गणित में 100 में 100 नहीं आए। अब देखो ऐसा नहीं है कि हाँ तकिए के नीचे, तकिए के ऊपर सोने से या फिर तकिया लगा के सोने से नंबर आ जाएंगे। पढ़ाई करनी पड़ेगी, देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब भी नंबर आएंगे। अब देखो यहाँ से, तो एलसीएम बराबर कितना आ गया बेटा, 96, 96। तो अतः लगा के आंसर दे सकते हैं, अतः एचसीएफ बराबर 4 और एलसीएम बराबर 96, 96। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोस्ट भी लगा लो, मोस्ट लगा लो। अब देखो वैसे मोस्ट ही क्या है, अपने को मेथड सीखना है बेटा। और मेथड क्या सीखना है अपने को, मेथड में क्या सीखना है अपने को, एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले इस क्वेश्चन के पहले अपन ने क्वेश्चन किया था 96 और 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। उस क्वेश्चन में दो ही संख्या थी और इस क्वेश्चन में कितनी संख्याएं, तीन संख्याएं। और जो रिलेशन लिखा था वो केवल और केवल कितनी संख्याओं के लिए लागू होता है बेटा, दो संख्याओं के लिए, तीन संख्याओं के लिए लागू नहीं होता। केवल और केवल दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो यहाँ से अपने को संख्याएं तीन आ गई और तीन संख्याओं का क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एचसीएफ तथा एलसीएम। लेकिन विधि तो वही दे रखी है आपको, कौन सी विधि दे रखी है बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि दे रखी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखो यहाँ से, क्योंकि अपने 10th क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही एचसीएफ तथा एलसीएम निकालने के लिए बोल रखा है। हालांकि बहुत सारे मेथड होते हैं बेटा एचसीएफ तथा एलसीएम निकालने के, लेकिन अपने कोर्स के हिसाब से चलना है, अपने को एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है कि कौन सी विधि दे रखी है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले अपन किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा, 6 के। अब आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ टेबल बना के लिख लो। यहाँ से 6, 2 का भाग लगाया 3 बार, 3 का देंगे 1 बार, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 3। 2 एक ही बार आ रहा है तो घात 1 लगा दो, इसकी भी घात 1 लगा दो। और नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर मान लो कोई संख्या है उसकी अगर घात नहीं लगी हो तो घात कितनी होती है, 1। तो देखो इसके बाद अपन चलेंगे 72। 72 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा, किसके गुणनखंड करेंगे, 72 के। तो देखो 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, तो ये 72, 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार, 36 बार, फिर 2 का लगाएंगे 18 बार, फिर 2 का लगाएंगे 9 बार, फिर 3 का लगाएंगे कितनी बार, 3 बार, फिर 3 का लगाएंगे कितनी बार, 1 बार। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले तो ये बताओ अपने को कौन कौन सी अभाज्य संख्या मिली इसमें, 2 और क्या मिला बेटा, 3। लेकिन 2 कितनी बार मिल रहा है, 3 बार, और 3 कितनी बार मिल रहा है, 2 बार। अब इसी प्रकार किसका, 120। अब देखो 120 के जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है कि हाँ जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 60 बार। फिर 2 का जा रहा है क्या, जा रहा है कितनी बार, 30 बार। फिर 2 का जा रहा है, हाँ जा रहा है 15 बार।
अब 2 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक क्या आ रहा है? 5, और 5 2 के बाड़े में नहीं आता। अब किसका भाग देंगे? 3 का। अब 3 का भाग जा रहा है कि हाँ जा सकता है कि 5 रहे कितना होता है? 6, और 6 में किसका डिवाइड जाता है बेटा? 3 का। अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए पूरी पूरी बार, तो उस संख्या को अपन कह सकते हैं उस संख्या में किसका भाग जाता है? 3 का। 3 का भाग देंगे कितनी बार? 5 बार। अब किसका भाग जाएगा? 5 का। कितनी बार? 1 बार। तो देखो 120 में सबसे पहले तो ये देखो कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। तो कौन आ रहा है बेटा? 2। कौन आ रहा है? 3। कौन आ रहा है? 5। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। अपन को क्या फाइंड आउट करना था बेटा? एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो एचसीएफ, एचसीएफ को म से भी लिख सकते हो आप। तो देखो यहां से एचसीएफ, एचसीएफ देखेंगे अपन यहाँ पे। एचसीएफ, एचसीएफ बराबर एचसीएफ। सबसे पहले सार्वभाज्य गुणनखंड देखो कौन कौन आ रहा है। सार्वभाज्य गुणनखंड 2 2 2 सभी में आ रहा है, आ रहा है। अब 2 की न्यूनतम घात देखो कितनी आ रही है? 1। अब इसके बाद क्या आ रहा है? सार्वभाज्य गुणनखंड 3 3 सभी में आ रहा है। न्यूनतम घात कितनी आ रही है इसकी? 1। अब इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 3। तो बताओ कितना आ गया? एचसीएफ 6। इसी प्रकार क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम। एलसीएम में क्या लेंगे? सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे संख्याओं के, और सभी अभाज्य गुणनखंड में भी उस अभाज्य गुणनखंड का चयन करेंगे जिसकी घात अधिकतम हो। तो देखो यहाँ से कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है बेटा इसमें? 2। फिर कौन है? 3। 3 के बाद कौन है? 5। लेकिन 2 की अधिकतम घात कितनी है सभी में? 3। सभी में नहीं है, मतलब किस में ज़्यादा है? और 3 की कितनी है? 2। और 5 की कितनी है? 1। 2 की घात 3, या फिर इसको इसे लिख दो 2 × 2 × 2। 3 को क्या लिख सकते हो? 3 × 3। और क्या लिख सकते हो? 5। अब इनको गुणा कर लो बेटा। 5 या 15, 15 थी 45, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90, 90 को 2 से गुणा 180, 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360। तो ये क्या निकल के आ गया बेटा अपने पास? एचसीएफ तथा एलसीएम। अतः अतः लगा के आंसर जरूर दें। अतः एचसीएफ बराबर कितना निकल के आ गया अपने पास? 6। और एलसीएम क्या निकल के आ गया बेटा अपने पास? 360। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ तथा एलसीएम निकाल सकते हैं। आया थोड़ा थोड़ा समझ में? अब देखो बेटा यहाँ से इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा उदाहरण नंबर 5, √3 एक कौन सी संख्या है बेटा? अपरमेय संख्याएं। कौन संख्या है बेटा? अपरमेय संख्याएं। तो कोई बात नहीं है, देखो बेटा ये परमेय है और इस परमेय को अपने को सोल्व करना है, और इसके कुछ स्टेप हैं और वो स्टेप आपको फिक्स हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वैसे स्टेप करना है, बस संख्याएं चेंज हो सकती है ना। √3 की जगह √5 आ जाए, √5 की जगह √7 आ जाए, √2 आ जाए, बस आपको बिल्कुल वैसे के वैसे करना है क्वेश्चन। मतलब इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन की, ये चरण ही प्रैक्टिस कर लो आप। तो देखो जब भी आपको आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि आपको सिद्ध करवा रहा हो अपरमेय संख्या, तो सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी हो ना उसका क्या मान लो तुम? उसका अपोजिट मान लो। अपोजिट का जैसे आपको क्या दे रखा है? अपरमेय। अपरमेय संख्या का अपोजिट क्या हो जाएगा? परमेय। जब इस परमेय को मानते हैं और अपन जानते हैं कि परमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पे P और Q क्या होते हैं बेटा? पूर्णांक। और जो अपने पास परमेय संख्याएं होती हैं उनका अपन एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालते हैं तो उनका अपन कह सकते हैं कि उनके एचसीएफ किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। या फिर वो जो संख्याएं हैं P/Q उनको कौन संख्या मान सकते हैं? सहभाज्य संख्या। कौन संख्या मान सकते हैं? सहभाज्य संख्या। और सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है बेटा? 1। क्या होता है? 1। तो देखो यहाँ से अपने को कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनका अपोजिट मानना है, और अपोजिट मान के अपने को इसको किसके रूप में बराबर लिखना है? P/Q के। और उसके बाद इन दोनों दोनों जो दोनों पक्ष हैं, दो पक्ष बन जाएंगे और दोनों पक्षों का क्या करना है बेटा? वर्ग। तो देखो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। और फिक्स चरण है बेटा, संख्याएं चेंज हो जाए, स्टेप चेंज मत करो, संख्याएं चेंज कर दो। जहाँ जहाँ आपको संख्या अलग आ रही है वहाँ पे संख्याएं अलग कर दो बस इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम में 2 से या 3 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स मार्क्स पक्के, अगर क्वेश्चन आता है तो पक्के, ये समझो। अब देखो यहाँ से हल। सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसको अपोजिट मान लो। तो अपरमेय संख्या का अपोजिट परमेय संख्या, तो लिख सकते हैं अपन माना की। क्या लिख सकते हैं? माना की। √3 कौन सी संख्या है बेटा? परमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अब जब परमेय संख्या है तो तब इसको किसके रूप में लिख सकते हैं?
पी बटा क्यू के रो में, तो अंडरूट 3 बराबर क्या लिख दिया मैंने, पी बटा क्यू। और जहाँ पे पी और क्यू क्या मान लें अपन, सहभाज्य, क्या मान लेंगे बेटा, सहभाज्य। अब अगर ये सहभाज्य संख्या है या पूर्णांक मान लो, अगर सहभाज्य पूर्णांक मान लो, चलो, जहाँ जहाँ पी कोमा क्यू पूर्णांक है, क्या है बेटा, पूर्णांक है। अब देखो यहाँ से, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों पक्षों का क्या कर देना, वर्ग। तो लिख देना दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जैसे दोनों पक्षों का वर्ग किया तो अंडरूट 3 का वर्ग क्या होगा, 3। और या फिर लिख लें, स्टेप बढ़ा देते हैं बेटा, देखो है ना, तो अंडरूट 3 का होल स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर। जैसे मैंने अंडरूट 3 का वर्ग किया तो अंडरूट कोई भी अभाज्य संख्या है या फिर कोई भी रूट वाली संख्या है, उसका अपन क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो ये समझो कि उसका क्या हट जाता है, अंडरूट हट जाता है। तो अंडरूट 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 बराबर पी का वर्ग पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, और क्यू का वर्ग क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। अब देखो इसका क्या कर लो, वज्र गुणन। अगर संख्या के बटे में कुछ नहीं हो तो बटे में अपनी तरफ से एक लगा के क्या कर लो, वज्र गुणन करने पर, क्या करने पर बेटा, वज्र गुणन करने पर। जैसे वज्र गुणन करेंगे अपन, क्या करेंगे बेटा, वज्र गुणन करेंगे, तो देखो यहाँ से पी को किससे पी स्क्वायर को किससे गुणा कर दो, 1 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर, और क्यू स्क्वायर को किससे गुणा कर दो, 3 से, 3 क्यू स्क्वायर। और समीकरण क्या दे दो बेटा, 1। अब देखो अपनी परमेय कहती है, परमेय कहती है अगर किसी संख्या में किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उसके वर्गमूल में भी किसका भाग लगा सकते हैं, उसी संख्या का क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो 1.2 के अनुसार, किसके अनुसार बेटा, 1.2 के अनुसार, 1.2 के अनुसार, अनुसार 1.2 के अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से इस पी स्क्वायर में, पी स्क्वायर को किससे विभाजित कर सकते हैं, 3 में। अगर ये पी स्क्वायर में 3 का विभाजित होता है पी में भी, तो देखो पी इंटू पी, और फिर अपन ये भी तो कह सकते हैं पी में भी तो किसका विभाजित होगा, 3 का। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, कौन सी प्रमेय के अनुसार, 1.2 के अनुसार। तो देखो यहाँ से अपन लिख सकते हैं पी स्क्वायर 3 से विभाजित, विभाजित का मतलब क्या होता है, पूरी पूरी बाहर भाग जाता है, विभाजित होता है, विभाजित होता है। और पी, पी कोमा 3 से विभाजित होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने को बेटा क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अपने को देखो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है कि जो भी आपको, ऐसे समझो आप, तो जो भी आपको सिंगल दे रखा हो जिसके साथ संख्या नहीं है ना, उसको भी किसी आर पूर्णांक के बराबर मान लो, और संख्या वही मान लो जो आपको दे रखी है। अगर आपको अंडरूट 5 सिद्ध करना है तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 5। अंडरूट 7 सिद्ध करना है तो क्या मिलेगा, अंडरूट 7। अगर आपको अंडरूट 2 सिद्ध करना है तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिक वर्क करने पर 2। तो देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं, माना अब माना कि, माना, माना, क्या माना, जो भी सिंगल है, क्या सिंगल दे रखा है, पी स्क्वायर सिंगल है ना, तो इसका वर्गमूल ले लो, पी स्क्वायर का वर्गमूल को मान लो पी, पी बराबर, और यहाँ पे संख्या क्या दिख रही है, 3, और यहाँ पे अलग एक और पूर्णांक मान लो आर, तो आर पूर्णांक है, क्या क्या पूर्णांक है, आर पूर्णांक है। वापिस वही चीज, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का क्या कर दो बेटा इसमें, वर्ग। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो पी का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से, अब इसके बाद जैसे अपन पी का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और आर का स्क्वायर, आर का वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर। समीकरण क्या दे देना बेटा, 3। अब एक काम करना, कुछ मत करना इसमें, समीकरण 1 से जो पी स्क्वायर का मान है वो समीकरण 3 में रख देना। तो देखो यहाँ से पी स्क्वायर का मान, मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान समीकरण 3 से नहीं 1 से कर दो, यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ेगा, वो तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो समीकरण पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से, या पूरा लिख देता हूँ इसको, पी स्क्वायर का मान समीकरण किससे बेटा, 1 से समीकरण, समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर।
तो देखो समीकरण एक से क्या था अपने पास, बताओ समीकरण एक से क्या था अभी अपने पास, बताओ क्या आया था अपने पास, पी स्क्वायर का मान कितना आया था 3q²। तो उसमें रख देते हैं अपन अपने पास, तो 3q² बराबर क्या आ रहा है 9r²। अब दोनों पक्षों में देखो किसका डिवाइड जा रहा है, 3 का दोनों में जा रहा है ना, कितनी बार, एक बार, तो q² बराबर, और कितनी बार 3 बार, और r², उसको क्या दे दो समीकरण, समीकरण कौन सी दे दो यहाँ पे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे समीकरण 2 है बेटा, और यहाँ पे समीकरण क्या है, यहाँ पे 2 कर दो, है ना। तो देखो यहाँ से समीकरण 3 दे देंगे, और यहाँ पे कौन सी प्रमेय के अनुसार, प्रमेय 1.2 के अनुसार, सेम चीज पे जैसे लिख दो। और इस बार देखो किसके गुणांक में है, आर के गुणांक में 3 है, तो 3 से क्या विभाजित हो सकता है q², तो अपन लिख सकते हैं q² 3 से विभाजित। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को, है ना, कम से कम जो मैं करवा रहा हूँ ना उतना तो बड़ा ही करना है, क्योंकि अपने को नंबर लेने, है ना, इससे छोटा होगा तो नंबर भी छोटे मिल सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, फिर मत कहना कि नंबर छोटे मिले। तो q² 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, और क्यों 3 से क्या होता है विभाजित होता है, विभाजित होता है। इसके बाद अपने को कुछ नहीं करना, अपन देखते हैं कि समीकरण एक और समीकरण 3 में, कि दोनों में एक सार्वभाज्य गुणनखंड आ रहा है 3, क्या आ रहा है बेटा 3, क्या आ रहा है 3। और जबकि अपन देखते हैं कि जो सभाज्य संख्याएं होती है उनमें कोई भी सार्वभाज्य गुणनखंड आ रहा है, क्या आता है कि एक के अलावा नहीं आता है ना, इसलिए उनका मत्स्य क्या हो जाता है एक। तो अपन लिख सकते हैं अतः, अतः हम देखते हैं, हम देखते हैं कि समीकरण एक, समीकरण 1 व 3 में, 3 में सार्व अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड 3 के अलावा, अलावा कोई अन्य नहीं है, इसलिए यह पहले माने गए, माने गए तथ्य का क्या कर रहा है, तथ्य का क्या करता है विरोधाभास, विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है। अतः, अतः लगा के दे दो, अतः, अतः कौन सी संख्या थी √3, एक कौन संख्या है अपरमेय, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो ये ऐसे क्वेश्चन करना है। देखो एक बार और समझो, जब भी आपको कोई भी संख्या आ जाए कि इसको सिद्ध कीजिए अपरमेय संख्या है, तो जो भी संख्या दे रखी हो उसको आप उसका अपोजिट मान लेना। मतलब जैसे क्या मान लें, जो भी संख्या दे रही, जैसे यहाँ पे कौन सी संख्या दे रखी थी अपने को √3, तो अपन ने क्या लिया माना कि √3 कौन सी संख्या है बेटा परमेय संख्या है, तब इसको अपन ने किसके रूप में लिख दिया p/q के रूप में। और जहाँ पे अपन ने p और q लिया वो क्या मान लिए पूर्णांक, क्या मान लिए पूर्णांक। फिर अपन ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, दोनों पक्षों का क्या कर देना वर्ग, क्या कर देना वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर, तो √3 का वर्ग क्या कर दिया 3, और p का वर्ग क्या कर दिया p², और q का वर्ग क्या कर दिया q², क्या कर दिया q²। फिर आप क्या कर देना वज्र गुणन, जैसे ही वज्र गुणन किया तो अपने को क्या मिल गया p² बराबर 3q²। और समीकरण क्या दे दी मैंने एक, और ये जो 3 है ना वो किसके गुणांक में आ रहा है बेटा q²। तो जब ये इसके गुणांक में आ रहा है तो p² का में क्या, इसका क्या लगा सकते हैं अपन, इसको क्या कर सकते हैं विभाजित। तो ये कौन सी प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं अपन 1.2 के अनुसार। अब नेक्स्ट देखो इसके पिक्स स्टेप है बेटा, ये करने ही है अपने को। नेक्स्ट स्टेप में आप है ना जो भी सिंगल आ रहा हो ना, जैसे p² आ जाए, उसके साथ कोई संख्या गुणा में नहीं आ रहे हो, या कभी q² के साथ गुणा में नहीं आ रहे हो, उसको जो भी गुणा में नहीं आ रहा हो जिसके, उसको मान लेना आप, तो ऐसे याद रखो। तो यहाँ पे अपने पास p² के गुणा में कुछ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा p बराबर, क्या बराबर p बराबर, p बराबर जो भी संख्या है, तो संख्या क्या आ रही थी उसमें 3 आ रही थी ना, तो उसको संख्या को साथ मान लो r को, तो p बराबर क्या मान लिया मैंने 3r। वापिस वैसे ही दोनों पक्षों का क्या कर देना वर्ग, क्या कर देना वर्ग। जैसे दोनों पक्षों का वर्ग किया तो क्या मिल गया अपने पास बताओ, p² बराबर क्या मिल गया 9r², क्या मिल गया 9r², और उसको क्या कौन सी समीकरण दे देना 2। फिर वापस अपन ने क्या p² का मान जो आएगा ना,
समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान जो समीकरण आए ना अपनी समीकरण 2 उसमें रख देना। जैसे रखा तो क्या आया अपने पास 3q² बराबर क्या आया 9r²। अब अपन ने देखा कि दोनों पक्षों में किसका विभाजित जा रहा है 3 का, तो 3 से 3 कट गया एक बार और उधर 9 में 3 का विभाजित हो गया 3 बार। तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप क्या मिल गई या नेक्स्ट समीकरण क्या मिल गई q² बराबर 3r²। वापिस पर में 1.2 के अनुसार वैसे लिख सकते हैं कि क्यू² में किसका विभाजित होगा 3 का और क्यू में किसका विभाजित जा सकता है 3 का। तो अतः पर लास्ट में अपन ये दो कुछ लाइनें लिख सकते हैं और इसके बाद लिख सकते हैं अति सिद्धम। तो इस प्रकार से अपने को इस क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करना है बेटा। इसमें ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं होगा, संख्या चेंज हो सकती है। मतलब यहाँ पे ये याद रखो आप, तो कभी आपको क्या आ जाए √3, कभी क्या आ जाए √5, √7 या क्या आ जाए 3। तो आपको घबराना नहीं है। सॉरी यहाँ पे रिपीट हो गया। जैसे यहाँ पे आ जाए अपने पास √2, तो इनमें से कोई भी संख्या चेंज कर के दे सकता है, बाकी सेम ऐसा का ऐसा ही होगा। तो प्रैक्टिस कर लो आपके, अगर आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में आपके 2 या 3 मार्क्स आए तो यहाँ से इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करो बेटा। जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे देख के करो, फिर वापस बिना देखे करो, फिर देख के करो। देखो मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम आते आते 20 से 25 बार रिविजन कर लो, है ना। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता। फर्स्ट बार में तो ये पता चलता है कि कहाँ घुमाव है, कहाँ ब्रैकेट है, कहाँ पे खड्डे आएंगे जहाँ पे अपन जा रहे हैं। और 3-4 बार उसी रास्ते से निकल जाते हैं ना, तो अपने को पता चलने लग जाता है कि अब ऑटोमेटिक अपनी गाड़ी है ना ब्रेक या धीरे होने लग जाती है। अपन ऑटोमेटिक अपने जो क्लच होते हैं कलर दबा के गियर चेंज करने लग जाते हैं। तो ये कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है अभ्यास। अभ्यास ही आदमी को क्या बनाता है परफेक्ट बनाता है बेटा। तो अपने को अभ्यास करना है, जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका बार बार रिवाइज करना है। और मैथ में तो देखो यही है कि आपको 7 दिन में जो भी आपने पढ़ लिया या जो भी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई वो 7 दिन में वापस रिवाइज हो जानी चाहिए। तो देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दर्शाइए कि कौन सा क्वेश्चन है 5 माइनस √3 कौन सी संख्या बेटा अपर में संख्या है। तो कोई बात नहीं है, इसको भी वैसे ही कर लो, सेम हल लगा के सेम मान सकते हैं। माना कि 5 माइनस √3 इसका अपोजिट मान लो, तो इसका अपोजिट क्या मान लेंगे परमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब जब परमेय संख्या माना है तो इस संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं अपन P/Q के रूप में लिख दिया ना। और जहाँ पे P और Q क्या होते हैं बेटा पूर्णांक, क्या होते हैं पूर्णांक। अब देखो यहाँ से जब भी आपको परमेय तथा अपरमेय संख्या ऐसे एक साथ आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो बराबर के बाद जो P/Q मानेंगे ना उसका अपरमेय संख्याओं का मतलब परमेय संख्याओं का क्या कर देना पक्षांतरण। तो देखो यहाँ पे ये संख्या प्लस या माइनस में आ रही है ना, कौन सी संख्या है परमेय संख्या है पूरी पूरी 5, तो इसका क्या कर दिया पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर क्या करने पर पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण जैसे करेंगे अपन तो देखो -√3 बराबर P/Q माइनस क्या हो जाएगा 5। अब लेसर लेके सोल्व कर लेना। -√3 बराबर लेसर क्या आ जाएगा बेटा क्यों, लेसर कितना आ जाएगा क्यों। जैसे लेसर क्यों देखो लेसर ले लिया अपन ने, लेसर लेके सोल्व किया क्यू से क्यू कट गया कितनी बार एक बार, एक को किससे गुणा करेंगे पी से, तो क्या आ गया पी माइनस लेसर कितना लेसर क्यों, लेसर क्या आया क्यों और क्यों को किससे गुणा करेंगे 5 से, तो क्या आ गया 5 क्यों। अब देखो यहाँ से बेटा यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इस पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3। अब जो माइनस की संख्या है तो वो संख्या किसकी बन जाएगी प्लस की, और प्लस की संख्या किसकी बन जाएगी माइनस की। तो यहाँ पे ये माइनस की संख्या आगे लिख लो और माइनस की संख्या क्यों, माइनस की संख्या को कहाँ लिख लो पीछे और बटा क्या लिख दो क्यों, और समीकरण क्या दे दिया 1। अब इस देखो बराबर के बाद वाले पक्ष में आप एक चीज नोटिस करो कि कोई भी किसी भी संख्या के अंडर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। सारी की सारी संख्या कौन सी है बेटा पूर्णांक संख्याएं, कौन संख्या है पूर्णांक संख्याएं। और सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है बेटा परमेय संख्याएं। तो अपन कह सकते हैं ये परमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी परमेय संख्या। लेकिन ये कौन संख्या है अपरमेय संख्या, कौन संख्या है बेटा अपरमेय संख्या। अगर ये अपरमेय संख्या है तो ये भी क्या क्या हो जाएगी अपरमेय संख्या। तो अपन ने जो परिकल्पना मानी थी कि ये कौन सी संख्या है बेटा
ये कौन संख्या है बेटा? परमेय संख्या, जिसका ये कौन क्या कर रही है? विरोध। क्या कर रही है? विरोध। इस कारण अपना जो तथ्य है, अपनी परिकल्पनाएं, वो क्या हो गई? गलत। अपन अतः लगा के क्या कह सकते हैं? 5 माइनस अंडर 3 कौन सी संख्या? अपरमेय संख्या है। और तो इस प्रकार से तो अपन कह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि समीकरण एक में 5 कोमा पी कोमा क्यों पूर्णांक है, इसलिए 5 क्यों माइनस पी बटा क्यों एक कौन सी संख्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। कौन संख्या होगी बेटा? परमेय संख्या होगी या परमेय संख्या है। इस कारण अंडरूट 3 भी कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी, किंतु होगी किंतु 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 अंडरूट 3 कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। इसलिए हमारे द्वारा पहले माने गए तथ्य का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। अतः क्या कह सकते हैं अपन? अतः अपन क्या कह सकते हैं बेटा? 5 माइनस अंडरूट 3 कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। और इसको क्या कह सकते हैं अपन? इति सिद्धम। तो इस प्रकार से जब आपको परमेय तथा अपरमेय संख्या दे रखी हो और आपको सिद्ध करवा रहा हो अपरमेय संख्या, तो इतनी ऐसे कर सकते हैं अपन। और याद रखना, कोई भी परमेय तथा अपरमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग हो, वह सबकी सब संख्या ऑलमोस्ट क्या होती है? अपरमेय संख्याएं। वह अलग बात है बेटा, जैसे ऐसे आ जाए 2√7 और 3√7। अब √7 से √7 कट गया ना, करने के बाद 2/3 ये मिल गया ना, तो 2 और 3 क्या है? पूर्णांक। तो ये कौन संख्या बन गई? परमेय संख्या। लेकिन अगर मान लो 2√7/3 आया, 2√3/3 आया, अब कट रहा है क्या? नहीं कट सकता ना। तो यहाँ पे परमेय तथा अपरमेय संख्या में क्या लगा रहे हैं? भाग लगा रहे हैं। तो ये संख्या भी कौन सी संख्या बन जाएगी? अपरमेय संख्या है। कहने का मतलब ये है बेटा, परमेय तथा अपरमेय संख्या का जो जोड़ बाकी गुणा जो भाग होता है, वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी होती है? अपरमेय संख्याएं। कौन संख्या होती है? अपरमेय संख्याएं। कौन संख्या होती है बेटा? अपरमेय संख्याएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने को क्या दर्शाना है कि 3√2 एक कौन संख्या है? अपरमेय संख्या है। ये अपना लास्ट उदाहरण है प्रश्नावली एक का क्या नाम है बेटा? वास्तविक संख्याएं। कौन संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? परमेय तथा अपरमेय। और वैसे संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? वास्तविक तथा काल्पनिक। तो अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपने को वही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरमेय संख्या। तो देखो, वही वैसे सेम मान लो इसको भी। क्या मानेंगे? सेम हल लगा के माना कि कौन सा की? माना कि। देखो, गणित मैथ में किसी को कुछ मान सकते हैं। माना कि मैं राजा हूँ यार, माना कि मैं क्या हूँ? जैसे कुछ भी मान लो, मैथ है तो माना कि 3√2 एक कौन सी संख्या है? राजा से याद आया, अभी चल रहा है ना वो, पता नहीं कहाँ का क्या नाम है, टोक का चल रहा है ना, पुनर्जन्म चल रहा है। वैसे ही माना की है ना। तो माना कि 3√2 एक कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अब इसको ये जब ये परमेय संख्या है, तब इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? तब पी इसको 3√2 को किसके रूप में लिख सकते हैं? पी बटा क्यू के रूप में। और जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक। और क्यों
क्यू का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता बेटा, जीरो। क्या नहीं हो सकता, जीरो। अब नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं करना, देखो परमेय अपरमेय दे रखी है तो अपरमेय, ये परमेय संख्या का क्या लगा दो, बराबर के बाद वाले में पूर्णा में दे रखी है तो भाग लगा दो। तो अकेली अकेली अपने को अपरमेय संख्या बना देते हैं इसको, इधर वाले पक्ष को। तो p/3 क्यों लिख सकते हैं, समीकरण क्या दे दी, एक। अब अपन लिख सकते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या लिख सकते हो बेटा, समीकरण एक से p,3 व क्यों पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए इसलिए p/3 क्यों कौन सी संख्या हो गई, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। इस कारण, इस कारण, इस कारण √2 p कौन संख्या हो गई, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। किंतु अपन जानते हैं कोई भी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर छतरी लग रही हो, मतलब अंडर लग रहा हो, तो वह कौन संख्या होती है, अपरमेय संख्या है। तो इस कारण ये क्या कर रहा है, विरोध करेगा, क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। नहीं, मैं परमेय संख्या नहीं हूं, मैं कौन संख्या हूं, अपरमेय संख्या। तो अपन कह सकते हैं किंतु, किंतु, ये किंतु लेकिन है ना, जो बहुत खराब चीजें हैं। जैसे किसी को देखने गए और जैसे लड़का तो बढ़िया ही है पण, समझ रहे हो ना, तो ये पण शब्द है ना बहुत खराब होता है। तो यहाँ पे भी किंतु लग गया ना, किंतु √2 एक अपरमेय संख्या है, कौन संख्या है, अपरमेय संख्या है। इस कारण, संख्या है, इस कारण, इस कारण पहले माने गए, माने गए सत्य का, सत्य का यह क्या कर रहा है बेटा, विरोधाभास कर रहा है, विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है। अतः, अतः, अतः 3 √2 एक कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इति सिद्धम। तो ये अपने प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या के सभी एग्जाम्पल एक ही क्लास में ख़त्म होते हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में अपन लेके आएंगे 2000, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे बेटा 2022 से 2026 तक के पुराने साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड क्लास में, राजस्थान बोर्ड में, आरबीएससी में, उन क्वेश्चनों को लेके आएंगे। और उनसे अपने को पता चलेगा कि अपना जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, उनका लेवल कहाँ तक रहता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो। और याद रखना, असली कॉन्फिडेंस जब भी आता है जब अपने पुराने साल के क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो कल की क्लास में बिल्कुल बने रहें आप, कल का वीडियो ज़रूर देखें मेरा, जो जिसमें लेके आने वाला हूँ मैं 2022 से 2026। और मैं कोशिश करूँगा डेली 6 बजे से 7 बजे के बीच में मेरे वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए। तो आपके कोई भी दोस्त हो जिनके जिनके मैथ गणित समझ में नहीं आती हो, वो मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा देख सकते हो। और कुछ दिन में मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लासें डल जाएगी मेरी ऐप में, रियल क्लासेज बाय जीएस सर। गूगल प्ले स्टोर पे भी आप सर्च मार सकते हो या यूट्यूब चैनल पे डाल सर्च मार सकते हो @रियल क्लासेज। आपके दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो। और जो भी मेरे द्वारा पढ़ेगा, जिसके भी कोई भी डाउट हो, वह मेरे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8233111990। कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका एनसीईआरटी का, उस क्वेश्चन को मैं तुरंत करके सोल्व व्हाट्सअप पे जैसे भेजोगे कुछ सेकंडों के बाद या कुछ समय बाद में आपको करके भेज दूंगा सॉल्यूशन। तो बने रहिए मेरे मेरे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो धन्यवाद।